इस रिकॉर्डिंग बंद क्यों हो गई? ये क्या हुआ? ये तो बदतमीजी है। अब ये तो 2 रिकॉर्डिंग हो जाएंगे यार, ये क्या कर दिया इन्होंने। जोड़ूंगा कैसे मैंने अब? Zn से Zn2+, Zn से Zn2+, ये तो आपको अब अंदाजा हो गया है कि जब 2 ऐसे मिल जाते हैं तो कैसे पता करते हैं। Cu2+ से Cu, आप E0 निकालिए। सेल एनोड कौन है? ये रहा। एनोड और कैथोड का मेन रोल होता है, तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। कैथोड की वैल्यू टेबल में से देखेंगे तो +0.34 वोल्ट आएगी। एनोड की देखोगे तो -0.76 वोल्ट आएगी। सेल पोटेंशियल हाईली पॉजिटिव है, ये रिएक्शन हो जाएगी और आपका जिंक और कॉपर सल्फेट का नाश हो जाएगा। तो आपको जिंक के अंदर कॉपर सल्फेट को स्टोर नहीं करना है। स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, तो देखो ये सवाल कुछ है, कुछ नहीं है ये सवाल, ये वही आंसर है जो जो सवाल आप क्वेश्चन छोड़कर आ रहे हैं ना, या छोड़ते हैं, वो देखिए कि वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपके सामने कर दिए जाए तो आप कहेंगे अरे तो मैं बता देता। तो आपको क्वेश्चन इसलिए करने हैं ताकि आपको पता चले बताना क्या है। इंटेक्स 3.3 Fe2+ आयन को कौन कौन ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये पूछ रहा है। टेबल में से देख के बताओ। मैं तो नहीं देखूंगा टेबल में घंटा भी, क्योंकि टेबल में बहुत सारे आंसर आएंगे इसके। फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करना है, फेरिक आयन में बदलना है, यही बनता है फेरस से फेरिक। कौन कौन ऐसा कर सकता है? देखिए, जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना, उसका लो रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल इससे हाई है, वो खुद का तो कर लेगा ऑक्सीडेशन। तो ये एक आदमी है जिसका नाम है, ये मिल्ली है, ये मिल्ली है, और मिल्ली का जी आयरन से ग्रेटर या हाँ हाई E0 रिडक्शन पोटेंशियल, E0 मिल्ली देन आयरन। आयरन Fe2+ से ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसका, तो ये अपना तो क्या कर लेगी रिडक्शन, क्योंकि इसका हाई E0 है, इसका कर देगी ऑक्सीडेशन। तो टेबल में जिनकी भी वैल्यू एनीथिंग हैव ग्रेटर E0 कंपेयर टू E0 Fe3+ Fe2, इससे ज्यादा जिनका भी रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो इसका ऑक्सीडेशन कर सकता है। अगला, एग्जाम्पल 3.1 आप कर लेना, इंटेक्स्ट पकड़ रहा हूं मैं सारे, क्योंकि कुछ तो हो जाएंगे। pH 3.4, क्योंकि बाकी तो एग्जाम्पल है, आप कर लेना, करना जरूर यार प्लीज। वो क्या है ना, मेरे को अच्छी नौकरी करनी है, तुम पढ़ोगे तो मेरी नौकरी लगेगी। pH 10 दे रखा है, पूछ क्या रहा है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है। ऐसे नहीं आएगा तुम्हें समझ, देखना। E0 H+H2 पूछ रहा है। E0 क्यों पूछेगा? नॉट नहीं पूछ रहा, EH+H2 पूछ रहा है। तो ये तो जीरो होता है, जीरो स्टैंडर्ड वाला होता है, हमेशा जीरो नहीं होता है। आप इसे नेक्स्ट से निकालेंगे। EH+H2 एरो E0 H+H2 -0.059/n log
क्यूसी। जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो रिएक्शन को रिडक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, तो रिडक्शन की फॉर्म में H प्लस से H2, तो H प्लस यानी 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2H प्लस से H2। जब आप इसका QC लिखेंगे तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ये गैस है ना, गैस को लेना है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन H प्लस का स्क्वायर, प्रेशर दिया नहीं है तो आप 1 ले सकते हैं बिना टेंशन लिए। H प्लस की कंसंट्रेशन अगर आपको पता चल जाती तो जिंदगी बदल जाती आपकी, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं रोक सकता था वैज्ञानिक बनने से। तो pH किसके बराबर होता है? pH का मतलब होता है माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, ये दे रखी है। H प्लस निकालना है तो आपको लॉग इधर ले जाना पड़ेगा, लॉग माइनस में, एंटी लॉग -10, तो एंटी लॉग -10 किसके बराबर होता है? एंटी लॉग के अंदर जो भी वैल्यू हो उसे 10 के ऊपर चढ़ा दो, ये है H प्लस कंसंट्रेशन, 10 की पावर -10। किसी को भी एंटी लॉग निकालना ना आ रहा हो, ज्यादा सर में दर्द लेने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब पर डालिए एंटी लॉग, 10-15 मिनट की वीडियो में आपको सिखा देगा, बहुत आसान होता है। ना मिले तो मुझे बताना, मैं भेज दूंगा। अब बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया? 3.4, इसकी जगह 0 डालना है और n की जगह 2। आया समझ में? जल्दी बताओ। जादू है तेरा हाँ, अब अगला देखो इंटैक्ट, स्क्रीनशॉट लो इसका। थ्री 3.5, अरे ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें हमारी बेइज्जती कर रही है एनसीईआरटी, कह रही है ये वाला करो, इतना गिरा हुआ स्तर नहीं है हमारा। ई नॉट सेल निकालना है, दे रखा है, ये भी दे दिया है, तो टेबल भी देखने की जरूरत नहीं है। इतनी जल्दी करूंगा ना इस क्वेश्चन को भी समझ नहीं आएगा कि हो गया है। ई सेल निकालना है, ई नॉट ये रहा 1.05 वोल्ट, 0.059 बाय एन, एन कितना है ये रहा, ऐसे ही पता चल गया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, इसमें दिखता नहीं है कंप्लीट रिएक्शन में, तो ऐसे पता करना पड़ता है लॉस और गेन देख के। 2 लॉग क्यूसी ऐसे लिख लेना डायरेक्ट, सॉलिड तो लिखा नहीं जाए, ये सॉलिड है, इसके पीछे लिखा है, वैसे भी मेटल सॉलिड होता है, मेटल आयन नहीं है ना, आयन के आयन आएगा Na2+, 0.160 की कंसंट्रेशन, नीचे आएगा Ag प्लस का स्क्वायर 0.002 का स्क्वायर, हो जाएगा ये बताइए? क्या कह रहे हो? ऐसा तो लिख के दो कि बाद में तो दे समझ में आ जाए। अगले वाला भी एक स्टेप में करूंगा मैं, तुम्हारे अंकल ऐसे ही है, पागल हो गए तुम्हारे अंकल। देखो 3.6 इन टेक्स्ट निकालना क्या है ये बाद में पढ़ेंगे, पहले रिएक्शन उतार लेंगे। C3+ 2I माइनस 2Fe2+ प्लस I2, ई नॉट दे रखा है, ये तो तुमने गलती कर दी, क्योंकि ई नॉट दे रखा है तो फिर तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। क्या निकालना है? अरे खुदा पहाड़ निकला क्या? कुछ नहीं। अब देखो डेल्टा जी,
डेल्टा आर जी फाइंड करना है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब ई नॉट से तो स्टैंडर्ड वाला ही निकलेगा, सेल पोटेंशियल निकालने के लिए वो कह नहीं रहा है। एन कितना है, एक Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक को देखो पहले, एक इलेक्ट्रॉन, और Fe है कितने, दो, तो दो कितने गेन करेंगे, दो। एन है दो, फैराडे है 96,500, ई नॉट 0.236 वोल्ट। अब इससे आसान क्या है, केसी निकालना है। तो केसी कैसे निकलता है, ई नॉट पूरी सेल का केसी निकालना है, डेल्टा आर जी नॉट माइनस एन एफ। ये जो ई नॉट सेल है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ये इक्वेशन भूल गया, ई नॉट सेल होता है माइनस 2.303 देखनी पड़ेगी, तो मैं भी दिखा देता हूं, तुम्हें भी थोड़ी राहत सी मिल जाएगी। ये रही ई नॉट सेल, ये होता है 2.303 RT NF log Kc। 2.303 RT E naught cell equals to 2.303 RT NF log Kc, ये निकालना है। ई नॉट ये रहा, कितना है 0.236 वोल्ट, 2.303, आर है 8.314। अबे ये पूरा सॉल्व करके 0.059 आता है, 0.059 एन की वैल्यू 2 है, लॉग केसी 0.236 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.059 लॉग केसी। पहले इसे सॉल्व करना, मान लीजिए वैल्यू आई x, इसे सॉल्व करके तो x इक्वल टू लॉग केसी, एक सिंगल वैल्यू बना लेना, सॉल्व करके एक सिंगल वैल्यू इधर लेके आना, एंटी लॉग x इक्वल टू केसी। अब एंटी लॉग में x है तो 10 की पावर x इक्वल टू केसी। सॉल्व भी करना पड़ सकता है इसे एंटी लॉग को, इसे दो हिस्सों, अगर डेसिमल में आएगा तो इसे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, याद है, इस दोनों इनमें से एक का एंटी लॉग देखते हैं। ये देखना तुम यूट्यूब से कैसे निकालते हैं एंटी लॉग, स्क्रीनशॉट लो। इंटेक्स 3.6 हो गया है, अरे पूछना है तो भाई पूछ लो जल्दी। ठीक है, अब देखो इंटेक्स 3.7, डेल्टा जी पूछना है, क्यों डेल्टा जी सही नहीं है, बताओ डेल्टा जी, क्या बताऊं डेल्टा जी में, जी नहीं मान क्लास छोड़िए, फ्री एनर्जी, इसका तो बहुत लंबा लेक्चर दिया था मैंने डेल्टा जी का, याद है किसी को, कि हमारे अंदर फ्री एनर्जी होती है, कितनी फ्री एनर्जी होती है, ऐसे नहीं, बहुत पहले आया था ये तो, ऐसे नहीं एक दिन में कह रहा था हमारे अंदर किस फ्री एनर्जी होती है, काफी देर समझाया मैंने, 10-15 मिनट डेल्टा जी। तुमने किसी भी एक क्लास में छुट्टी मारी होगी तो तुम्हें याद नहीं आ रहा है, गिव्स फ्री एनर्जी। तुम देख लेना, मैं तुम्हें एक वीडियो भेज दूंगा, इसमें है ये सब कुछ। अब सुनिए,
एक सवाल है जो काफी फेमस है, बाकी क्वेश्चन आप ना सॉल्यूशन देख के कर लेना, आसान ही दिख रहे हैं मुझे। 13वां 14वां 15वां तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उनमें तो लिखना है डेफिनेशन। 7वां है रीजनिंग, 8वां 9वां न्यूमेरिकल है। आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत निम्न स्तर का क्वेश्चन है। इसमें एक सवाल है, दो चीजें होती हैं, कंडक्टिविटी, ये क्वेश्चन ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना ही पेपर में आएगा। एक होती है कंडक्टिविटी और एक होती है मोलर कंडक्टिविटी। चलिए इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। जो कंडक्टिविटी होती है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस होती है। यहां क्या आपको 1 मोल वर्ड दिख रहा है? नहीं, यहाँ 1 मोल से कोई लेना देना नहीं है। 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी कहते हैं। 1 मोल, 2 मोल, 10 मोल से कोई लेना देना नहीं। मगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयन होंगे, जितने ज्यादा आयन होंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने ज्यादा आयन होंगे के उतना ही ज्यादा आएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने ज्यादा आयन होंगे के उतना ही ज्यादा आएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने ज्यादा आयन होंगे के उतना ही ज्यादा आएगा। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब की आप कंडक्टेंस निकाल रहे हैं, और 1 सेंटीमीटर क्यूब है क्या? ये वॉल्यूम, सॉल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, तो उस 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने ज्यादा आयन होंगे उतनी ज्यादा आपकी कंडक्टेंस आएगी। वही मोलर कंडक्टेंस जो होती है वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस होती है। इसे समझाना आसान है, इसे कठिन है। अब सुनो, तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट था। मैंने वॉल्यूम बढ़ा के 50 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट अब भी 1 मोल ही है। तो मैंने डाइल्यूशन कर दिया, पानी डाला है मैंने। आपसे मेरा बस एक सवाल रहेगा, और उसे ध्यान से सुनना। पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट था, क्या अब भी 1 सेंटीमीटर क्यूब में? ऐसे नहीं, पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में सारे आयन थे। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ने जो प्रोड्यूस किए होंगे वो सारे इसी में ही थे, कहां जाएंगे? और कुछ है ही नहीं। तो अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में पहले के मुकाबले ज्यादा आयन है। 50 में नहीं पूछ रहा हूं मैं, अब भी मैं 1 में ही पूछ रहा हूं। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में पहले से ज्यादा आयन है या कम? ये मुदीता सही है, तनिष्का सही है, रशनीत गलत है। सही है। मधुसूदन गलत है। सही है। स्नेहा सही है। कम आयन है। अब आप सोचेंगे कैसे? इसके लिए आपको हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है,
पहले सारे आयन इसी में होते थे, अब वो आयन 50 सेंटीमीटर क्यूब में है। तो यहां सवाल, आप अगर वैसे आप देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कम आयन प्रोड्यूस करेगा और 50 सेंटीमीटर क्यूब में ज्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा। मगर आपसे 50 सेंटीमीटर क्यूब का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, आपसे कह रहे हैं कि जो आयन पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में थे अब उन आयन को 50 में कर दिया गया है। तो अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयन होंगे वो कम होंगे, क्योंकि वो सारे आयन अब 50 सेंटीमीटर क्यूब में फैल गए हैं। तो हर 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन की संख्या कम हो जाएगी, तो कंडक्टिविटी घटेगी डाइल्यूशन से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस कम हो जाएंगे डाइल्यूशन करने से। 50 में तो बढ़ जाएंगे भाई, ज्यादा टूट जाएगा वो, लेकिन वो टूटे हुए आयन 50 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करो तो कम हो जाए, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज। मगर मोलर कंडक्टिविटी का उल्टा हिसाब है। कैसे? इसी एग्जांपल से लेते हैं। पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट था और मोलर कंडक्टिविटी में 1 ही मोल होना चाहिए। मैंने 50 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया वॉल्यूम, अब भी 1 मोल ही इलेक्ट्रोलाइट है, पानी बढ़ा दिया। तो आपको यहां पर 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस थोड़ी लेनी है, मोलर कंडक्टिविटी में तो आपको पूरे 50 की ही लेनी पड़ेगी कंडक्टेंस, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी में उतने वॉल्यूम की कंडक्टेंस लेनी होती है जितना 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो। पहले आप 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस लेते थे, उसमें 1 मोल था, अब आपको 50 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस लेनी पड़ेगी, क्योंकि 50 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मोल है। और साथ साथ 50 सेंटीमीटर क्यूब में जब आप कंडक्टेंस इस बार निकालेंगे तो आयन ज्यादा है 50 सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि पानी डालने से आयन और टूटते हैं। अंतर यह है कि यहाँ पर आपका रिस्ट्रिक्शन है, आप 1 ही सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस ले सकते हैं, यहाँ 1 सेंटीमीटर, एक और 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन घट जाएंगे, मगर 50 सेंटीमीटर क्यूब में बढ़ जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट और टूटेगा। तो नाउ मोर आयन आर प्रेजेंट in 50 centimeter cube due to dilution. Hence, more delta M. बताओ, आया समझ? जल्दी जल्दी। तो ऐसे आपको, जैसे मैंने क्वेश्चन किए, देखो मैंने तो हजारों बार किए हैं, हजारों बार तो नहीं लेकिन कम से कम 500-600 बार तो अब मैंने कर ही दिए होंगे। ये मेरा 12वां साल से ज्यादा हो चुका है पढ़ाते पढ़ाते। वो बात अलग है कि मेरी शक्ल से ऐसा लगता नहीं है, लेकिन हो चुका है। 2012 में मैंने फेसबुक आईडी बनाई है पहली बार, और उस समय जब मैंने फोटो डाली तो बच्चे उसमें लिख रहे हैं गुड सर जी, नाइस सर जी। तो समझो 2012 में भी मैं पढ़ाता था। मेरे पास कुछ फोटोज हैं 2010 की, उस समय भी मैं पढ़ाता था। जब मैं 17 साल कुछ महीने का था, जब मैंने 9-10 पढ़ानी स्टार्ट की थी, और उन्हीं 9-10 के बच्चों को मैंने अगले से अगले साल 11-12 पढ़ानी स्टार्ट की थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं कल ही कॉलेज से पास हो गए मार्कर लेके खड़ा हो गया हूँ। हाँ, थोड़ा आलसी हूं मैं, ये बात मैं मानूंगा। ठीक है जी, तो आप जा सकते हैं, और रिकॉर्डिंग आपको मैं भेज रहा हूँ, ये वाली भी और इलेक्ट्रोलिसिस की भी। जरूर देखनी है आपको इलेक्ट्रोलिसिस की वीडियो, मुझे पता चल जाएगा उसमें वॉच टाइम आता है, कितने बच्चों ने देखी होगी।
अंदाजा लग जाएगा मुझे कि किसने देखी है किसने नहीं। ठीक है जी, इसकी वो ले लूं मैं अटेंडेंस। 3-4 बच्चे तो चले भी गए, वीआईपी है ना, घर जाना होगा इन्हें, बारिश आने वाली है। ठीक है जी, बाय।